Student, today I am going to start with the life processes of class 10. This is the very first chapter under the biology section. So I am going to discuss more in detail about life processes. Like आपके बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं डे टू डे बेसिस पे. सो वो कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज होते हैं? लाइक लाइफ का मतलब समथिंग विच इज लिविंग इन नेचर एंड प्रोसेसेस मीन्स द एक्टिविटीज. सो आपकी बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज पूरे दिन में होते रहते हैं, राइट? सो वो जो भी प्रोसेसेस होते हैं टुगेदर दे ऑल आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. अब वो उन प्रोसेसेस में कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म एंड reproduction, and final we have having the excretion. So these are the processes, these are the activities which keeps on going in your body. So इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि life processes. ओके, सो आपकी जो सिलेबस में एनसीईआरटी के अंदर ये सारे लाइफ प्रोसेसेस दिए गए हैं. वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस इन मच मोर डिटेल. ओके, सो कैसे डिसाइड होता है कि आपकी बॉडी में कोई भी ये एक्टिविटीज, जितने भी मैंने नाम लिए इनमें से आपकी बॉडी में कौन से एक्टिविटीज होते हैं, ये कैसे डिसाइड होता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये एक्टिविटीज जो हो रहे हैं वो एक लिविंग सिस्टम में होता है. एंड आप लिविंग सिस्टम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? सबसे पहली क्राइटेरिया होती है कि वो जो भी सिस्टम होगा, अगर कोई लिविंग सिस्टम में, तो विदाउट किसी एक्सटर्नल है तो उसमें मूवमेंट होती रहती है. ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन नॉन लिविंग थिंग एंड द लिविंग थिंग, तो आपका क्या क्राइटेरिया होगा? जो भी लिविंग बॉडी रहेगी वो तो पहले सेल से बनी रहेगी, और दूसरा कि उनमें मूवमेंट होता रहता है. ओके, सो जितने भी आपकी किसी एक्सटर्नल, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स जब हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, सो वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या वो नेचर शो करता है. सो जितने भी आपकी लाइफ प्रोसेसेस मैंने एनलिस्ट किया वो सब आपके एक लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं. लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स. ओके, जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स जानते हैं वो सारे में, यानी ये जितने भी एक्टिविटीज के मैंने नाम लिए हैं या प्रोसेसेस के नाम लिए, सारे आपके लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है. ऐसा हो सकता है कि सिस्टम सिमिलर रहेगा लेकिन उनके प्रोसेसेस अलग अलग हो सकते हैं. ओके, जैसे आपका डाइजेशन सिस्टम होता है, तो डाइजेशन सिस्टम में क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी में जैसे पहले तो आपका माउथ आता है, फिर आपका लेरिंग्स फेरिंग्स आते हैं, फिर आपका इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस. तो ये कैसा, ये ह्यूमन बॉडी में होता है. अगर मैं इंसेक्ट में बात करूँ तो ये थोड़े डिफरेंट मैकेनिज्म में होता है. सो ऐसा नहीं है कि जो एक्टिविटीज है ये सब में सिमिलर होते हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में एक जैसे पाए जाते हैं, बट डिफरेंस इतना होता है कि उनमें जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. ओके, जैसे अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम क्या जो प्लांट है वो भी एक लिविंग सिस्टम में, क्या उसमें भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं? हाँ, उनमें भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, बट उनके मैकेनिज्म क्या होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं. सो सबसे पहले तो आपको व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. ओके, ये बहुत जरूरी है. अगर एग्जाम में पूछ दिया कि आप लाइफ प्रोसेसेस को कैसे डिफाइन करेंगे, सो life processes are the basic processes in living organism which are necessary for maintaining their life. The basic life processes are nutrition, respiration, transportation and excretion. Okay, आपको अपने लाइफ को, आपको अपने डेली डे टू डे लाइफ जो आप मेंटेन करना है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप में ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए, 4 प्रोसेसेस आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर दिया गया है. वो 4 जो प्रोसेसेस है वो आपके इट मेक्स यू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो आपको लाइफ मेंटेन करना है, इसलिए इन सारे एक्टिविटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, सो आपका सबसे पहले जो सिलेबस के अंदर दिया गया है लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज द न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज द न्यूट्रिशन? It is the process of taking food by an organism and its utilization by the body for life processes. आपको पता है न्यूट्रिशन जो मोड होता है, एक्चुअली दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, ये सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब इसके अंदर क्या आप पढ़ने वाले हैं? जैसे प्लांट सिस्टम है तो उसका वो हाउ इट डज इट टेक इट्स फूड. ह्यूमन बीइंग है तो हम अपना खाना कैसे लेते हैं? कोई जैसे फंगाई का आप एग्जांपल लीजिए, फंगाई कैसे अपना खाना लेता है? कोई इंसेक्ट है तो वो अपना खाना कैसे लेता है? सो विच आर द मैकेनिज्म और विच आर द मोड्स आर फॉलोड बाय द ऑर्गेनिज्म टू टेक द फूड. ओके, सो आप इसके न्यूट्रिशन के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं. ओके, सो उसके बाद वी आर हैविंग द रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल ऑफ द
बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अब आपने देखा कि न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस है रेस्पिरेशन, देन वी आर हैविंग ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोसेस बाय विच food, oxygen, water, waste products are carried from one part of the body to the other is called as the transportation. Okay, then finally we are having the excretion process. So what is it? It is a process by which waste products are removed by the from the body. Okay, so we are having nutrition, respiration, transportation and excretion. So सबसे पहले हम one by one डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो न्यूट्रिशन क्या होता है? सी, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी, फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। आपको पता है कि हमें खाना खाना कितना ज्यादा जरूरी है। सी, सिर्फ खाना खाने से क्या होता है? आपकी बॉडी सिर्फ उसे स्टोर करके थोड़ी रखती है। जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्या होता है कि योर वॉट एवर द फूड यू आर टेकिंग इन द फॉर्म, ओके, आपका सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी है, वो सब एक दे आर हाई रिच सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? अलग अलग आपके न्यूट्रिशन टाइप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, दिस ऑल टुगेदर एड्स अ न्यूट्रिशनल वैल्यू टू योर फूड। ओके, जब ये डाइजेशन प्रोसेस में जाते हैं तो क्या होता है? ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड ब्रेक डाउन होने के बाद जब ये हमारे स्टमक में डाइजेशन होता है, जब ये फर्दर फ्लो करता है टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे क्या होता है? इट गेट एब्जॉर्ब। ओके, आपको पता है कि न्यूट्रिशन जो भी होता है, जो भी आपके अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्म में न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिनरल्स है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद हमारा जो ब्लड होता है, इनको आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या करता है? ट्रांसफर करता है, एंड उसे हमारी बॉडी यूज करती है और उसे क्या करती है? उसे आपको एनर्जी के फॉर्म में देती है। जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, बात कर रही हूँ, आई एम गिविंग लॉट्स ऑफ जेस्चर। ओके, सो ये एनर्जी मेरी बॉडी में आ कहाँ से रही है? बिकॉज आई हैड फूड। ओके, उस फूड में क्या था? मेरे पास भरपूर मात्रा में क्या था बेटा? बहुत सारे न्यूट्रिशंस थे, जो कि क्या थे? किस फॉर्म में थे? आपके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में थे। वो कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी ने क्या लिया? उसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एब्जॉर्ब करने के बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस किया, जो मेरी बॉडी क्या कर रही है? यूटिलाइज कर रही है, मुझे एनर्जी दे रही है। ओके, एंड वो एनर्जी मैं कहाँ यूटिलाइज कर रही हूँ? टू टीच यू। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? न्यूट्रिशन से आ रही है। ओके, उसके बाद life on the earth depends on the carbon based molecules and most of the food are also carbon based molecules. The outside raw materials are used by living organisms are food, water and the air. जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो आपका क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है। ओके, उसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वो कौन सा मेथड यू आर फॉलोइंग टू टेक द फूड। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, वन इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑटो का मतलब होता क्या है एंड ट्रॉफी का क्या मतलब होता है। सो बेटा, अगर अब मैं ऑटो का बात करूं तो उसका मतलब होता है सेल्फ। ओके, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड आपका ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन और फूड, ओके, या न्यूट्रिएंट। तो आपका सेल्फ का मतलब, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ एंड ट्रॉफी का मतलब हो गया फूड या न्यूट्रिएंट। सो इसका मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल plants have that capacity to take the solar energy and they can convert into the chemical energy. Okay, plant have that capacity, they are having the chlorophyll so that they can go through the photosynthesis. We human beings cannot go through the photosynthesis. हमारा क्या मैकेनिज्म होता है? We are dependent on the plant body, animal body for our food source. Okay, so autotrophy का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफ्स। ओके, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। इसके एग्जांपल में आपका आएगा बेटा प्लांट।
प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो अगर एग्जाम में पूछ दिया कि डैश फॉलोज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो आपका आंसर होगा प्लांट्स। ओके, अब हम आते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। बेटा यहाँ पे अगर आपको बायोलॉजी के अंदर एक चीज होता है कि अगर आपको टर्म्स पता है तो आप इजिली उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में अलग अलग टर्म्स होते हैं, फिजिक्स में टर्म्स होते हैं, वैसे बायोलॉजी में भी टर्म्स होते हैं। अगर जैसे हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो एक अलग टर्म है, ट्रॉफिक एक अलग टर्म है, दोनों को मिला के हमारे पास क्या है, एक पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप है। आप अगर इसको ब्रेक कर देंगे आपको डेफिनेशन यूं पता चल जाएगा। तो आप हेट्रो को अलग कर दीजिए, ट्रॉफिक को अलग कर दीजिए। अब आपको पता है कि ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, राइट, एंड हेट्रो का मतलब होता है अदर्स। सो यहां पे डेफिनेशन होगा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, हेट्रोट्रॉफिक mode of nutrition are followed by the animals, okay, by the human beings. We human beings are totally dependent on the plants, animals for our food source. आपको पता है हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन होता है, ना कि क्लोरोफिल होता है। हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, हमारी बॉडी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इसके लिए वी फॉलो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो एग्जाम के अंदर अगर पूछ दिया कि डिफाइन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड विथ एग्जांपल, सो यू हैव टू डिफाइन इट। Heterotrophs are those organisms which are dependent on other for their food source are called as heterotrophs or the heterotrophic animals. Okay, then moving further, okay, so here again जो आपका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, वो भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेप्रोट्रॉफिक, दूसरा है पैरासाइटिक एंड तीसरा है आपका होलोजोइक। अब सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक देखिए आपको याद रखना होगा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में ये क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। देखो मैंने सबसे पहले पढ़ा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन वी आर हैविंग द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Under the autotrophic mode of nutrition, we do not have any subtypes, okay? But under the heterotrophic mode of nutrition, we are again having the 3 types of mode of nutrition. The very first one is the saprotrophic, then we are having parasitic, then we are having your zoolozoid, okay? So आपके heterotrophic के saprophytic क्या होता है बेटा, सेप्रोट्रॉफिक्स या सेप्रोट्रॉफ्स वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड सोर्स ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, क्या होता है बेटा, अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूं तो सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्स इट, एग्जांपल मशरूम, bread mold, yeast and some bacteria etc. C. सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं जो आपके जैसे प्लांट क्या करता है, वो ऑटोट्रॉफ है, खुद बना रहा है, हेटरोट्रॉफ दूसरों पे डिपेंडेंट है। अब सेप्रोट्रॉफिक में आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, जो डिकेइंग एनिमल्स रहते हैं, सपोज करो कि कोई एनिमल डेड हो गया, अब उनकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए आपके फंगाई आते हैं, ईस्ट आते हैं, कुछ बैक्टीरियाज आते हैं। सो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, पहले तो आपके एनिमल की बॉडी को ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उसके बाद उनकी बॉडी में से जो भी न्यूट्रिशन रहेगा उसके बाद उसे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। सो ये होता है आपका सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एग्जाम्पल लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं मशरूम, या आप मशरूम ना लिखिए, आप फंगाई लिखिए, दैट विल बी मच बेटर। Fungi, then we are having bacteria and then some molds. Okay, उसके बाद हम आते हैं parasitic. Parasitic is the nutrition in which organisms get their food from living organisms without killing them. Example: cuscata, orchids, ticks, lice, leeches, roundworm, tapeworm, plasmodium, etc. See, आपने पैरासाइटिक तो जरूर सुना होगा। पैरासाइटिक ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे वर्म्स होते हैं जो आपके होस्ट बॉडी के अंदर या आपके बाहर रहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, वन इज एंडोपैरासाइट एंड द अनदर इज द एक्सोपैरासाइट।
मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ। सी, आप बच्चे होते हैं, आपकी हेड में हेड लाउस होता है, जू होता है। जो जू होता है दैट इज अ पैरासाइट, एंड जिस बॉडी में वो रह रहा है उसे हम होस्ट बॉडी बोलते हैं। सो जो आपका पैरासाइट होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एंड वो एक लिविंग बॉडी पे रहता है। जिस बॉडी के अंदर या ऊपर रह रहा है उसे हम बोलते हैं होस्ट बॉडी, एंड जो ऑर्गेनिजम्स है या जो पैरासाइट है उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। जैसे जू का एग्जांपल दिया, आपकी बॉडी के अंदर भी आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे बॉडी में गट्स बैक्टीरिया होते हैं। ओके, हमारे स्टमक में बैक्टीरियाज होते हैं, वर्म होते हैं। जैसे आप यहाँ पे आपका राउंड वर्म लिखा हुआ है। सो ये जो वर्म है वो आपकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पे आपके दो टाइप के अगेन आपके, अगर मैं बेनिफिशियल पे जाऊं तो दो टाइप के अगेन आपके होते हैं पैरासाइट। एक बेनिफिशियल होते हैं, एक हार्मफुल होते हैं। कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो बेनिफिट देते हैं, कुछ ऐसे जैसे गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया आपके डाइजेशन में आपको हेल्प करता है। जैसे आपको जो मैंने बोला एक्सोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, गट बैक्टीरिया इज द एग्जांपल ऑफ योर एंडोपैरासाइट। जो एक्सोपैरासाइट जिसका मैंने हेड लाउस का एग्जांपल दिया, लाइस का एग्जांपल दिया, वो क्या करते हैं आपकी बॉडी से ब्लड को सक करते हैं और आपकी क्या करते हैं बेटा, आपको ईचिंग होने लगता है। ओके, एंड आपको वीक कर रहे होते हैं। सो आपकी जो बॉडी है दैट इज अ पैरासाइट। तो जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से जो ब्लड के फॉर्म में ले रहा है वो क्या हुआ, दैट इज द न्यूट्रिशन फॉर देम। सो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड सोर्स इन द एंड दोज आर कॉल्ड एज योर पैरासाइटिक और पैरासाइट्स, एंड दे फॉलो द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, यहाँ पे कसकटा और काइट्स ये क्या होते हैं, दे आर अ टाइप ऑफ प्लांट्स जो दूसरे प्लांट पे क्या करते हैं, रैप अराउंड हो जाते हैं, एंड उनकी बॉडी से क्या करते हैं बेटा, न्यूट्रिशन लेते हैं। सो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द पैरासाइटिक। अब हम आते हैं होलोजोइक। होलोजोइक इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्सॉर्ब्स इट। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेज एंड ह्यूमन बीइंग एटसेट्रा। सी, डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते कि हेटरोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग फॉलो करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, हम इनडायरेक्टली फूड को कंज्यूम करते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आप मार्केट जाते हो, सब्जी लेके आते हो, किचन में कुक करते हैं, फिर हम खाते हैं। सो ये क्या करता है, उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जाती है, फिर कहीं जाके उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, फिर जाके कहीं आपको एनर्जी मिलती है। सो यहाँ पे एक टर्म यूज किया है मैंने कि holozoic nutrition in which organism take food directly and then digest it and absorb it. Okay, so आप क्या करते हैं, अगर सपोज कीजिए कोई नॉन वेजिटेरियन है तो दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स। एनिमल को किल करेंगे, उसे खाएंगे। सो ये क्या हुआ, उसके बाद हम एब्जॉर्ब करेंगे। सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं सो हमें पहले प्लांट के बारे में डिस्कस करना है। ओके, सो if you look at the nutrition process or mode of process in the plant, that is quite simple if you compare with the human beings or the animals. Okay, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड प्लांट होते हैं, इनमें जो आपका न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है, जो आपका लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन, ये एक बहुत बहुत ईजी, बहुत सिंपल है अगर हम कंपेरिजन करते हैं आपकी ह्यूमन बींग्स या एनिमल से। सो आप सबने पढ़ा होगा दैट क्लोरोफिल इज द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट विच हेल्प्स अ फ्लावर विच हेल्प्स अ प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड, राइट। सो हियर अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन इन प्लांट की, तो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे बनते हैं बेटा, आपको पता है जो स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, जो कि इट इज वन ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट टाइप, राइट। सो वो कैसे बनता है, उनका जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ अ प्लांट, राइट। सो आपके प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है। एंड मैंने क्या पिछले स्लाइड्स में क्या बताया था कि प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, ऑटोट्रॉफिक का मतलब अब ऑर्गेनिज्म विच हैज द कैपेबिलिटी टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे वी आर यूटिलाइजिंग सनलाइट। आपने प्रीवियस क्लासेस में एक केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया होगा, बस खत्म। बट यहाँ पे हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी जो एनर्जी होती है वो कैसे किस में कन्वर्ट होती है। सो इफ यू लुक एट दिस स्लाइड, लुक एट द रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है, आपकी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल, राइट, इन ह्यूज अमाउंट। सो प्लांट क्या करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है,
एंड आपके रूट्स में क्या होते हैं बेटा, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, वहां से आपको वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता है। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट क्या है, सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, इजंट इट। आप सबको पता है कि जो सनलाइट होता है उसमें सोलर एनर्जी होती है। ये सब कहाँ पे हो रहा होता है बेटा, ये सब आपके लीफ में हो रहा होता है, लीव्स में हो रहा होता है, पत्तों में हो रहा होता है। ओके एंड तो पत्तों में क्या है बेटा, ऑफ कोर्स पत्तों में क्लोरोफिल है। एंड ये क्या बना रहा होता है, ये होता है आपका स्टार्च। ओके क्या बना रहा होता है, C6H12 एंड O6 प्लस आपको क्या होता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके सो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, सो यहाँ पे जो आपका सोलर एनर्जी है, आपकी जो सोलर एनर्जी इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। एंड ये केमिकल एनर्जी आपका जो प्लांट है उसी एनर्जी को अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसे परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, यूटिलाइज करता है। ओके सो हियर ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। सो हियर 6 मॉलिक्यूल्स, अगर आपने केमिकल बैलेंस करना सीखा होगा तो ये बैलेंसिंग है। ओके ये जो केमिकल रिएक्शन है दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके सो एक बार और रिपीट करती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलके बेटा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कहाँ पे कर रहा होता है, लीफ में कर रहा होता है। ओके लीफ में क्या होता है आपका क्लोरोफिल होता है, एंड किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, स्टार्च 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ योर वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ योर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ही हम यूटिलाइज करते हैं फॉर योर रेस्पिरेशन। ओके इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमें अपने इन्वायरमेंट को जितना ज्यादा हो प्लांटेशन करके सेफ रखना चाहिए। ओके एक बार हम डेफिनेशन पे नजर डाल लेते हैं। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच plants prepares food by using carbon dioxide and water in the presence of your sunlight and chlorophyll. The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of your starch. Okay, oxygen is released in this process. Okay, so सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो आपका क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, या लाइट एनर्जी को यू कैन कॉल सोलर एनर्जी। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। ये 3 प्रोसेस आपको याद रखना है। एग्जाम के अंदर आपको अगर पूछता है न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो आपको पहले तो एक्सप्लेन करना है कि न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, एंड आपको फिर ये प्रोसेस को लिखने के बाद केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी चीज को आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो अब हम will discuss about stomata। क्वेश्चन तो अराइज होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है, मैम इन्वायरमेंट में अवेलेबल है लेकिन आ कैसे रहा है, प्लांट उसे इंट्रैप कैसे कर रहा है, जैसे क्लोरोफिल आपका इंट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, सिमिलर वे में आप सबको पता है स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ। ओके क्या होता है बेटा, सी स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स through which exchange of gases takes place। ओके अब टेक्स प्लेस में आपका क्या क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहला तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में आपको हेल्प कर रहा है। Each stomata has a pair of guard cells which controls the openings and closing of the stomal pore. When water enters the guard cells, it swells and the pore opens, and when the guard cells lose water, it shrinks and the pores closes। आप सबने सुना होगा कभी ना कभी, दादी मम्मी ने जरूर बोला होगा कि रात के टाइम पे फ्लावर को नहीं छुओ या पेड़ को डिस्टर्ब ना करो, उनकी पत्तियों को नहीं छुओ। ऐसा क्यों बोला जाता है, रात के टाइम पे जैसे आप सब सो जाते हो ना वैसे प्लांट भी सोते हैं, उनको भी रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, उनके भी दिन भर वो भी काम कर रहे हैं आपकी मेरी तरह, सोलर एनर्जी वो भी कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा केमिकल एनर्जी में, स्टोर कर रहे हैं फूड को स्टार्च के फॉर्म में, ये एक प्रोसेस है राइट। सो सिमिलर वे आपकी जो सरफेस होता है बेटा, अगर आप एक लीफ लेंगे, सो जो लीफ का सरफेस होता है मोस्टली
ओके, डॉर्सल एंड वेंट्रल। जो नीचे देखो, एक क्वेश्चन और होता है कि मैम स्टोमेटा कहाँ भी प्रेजेंट होता है, लोअर सरफेस पे या अपर सरफेस पे? बेटा अपर सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है बट अमाउंट थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू द लोअर। जो इनका एक्चुअली जो ऊपर का सरफेस होता है वहां पे कम प्रेजेंट होता है, जो नीचे का आपका लीफ का सरफेस होता है वहां पे ज्यादा स्टोमा प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये सपोज करो कि दिस इज अ लीफ। ओके, सो जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम वेंट्रल एंड डॉर्सल पोर्शन बोलते हैं। ओके, डॉर्सल या वेंट्रल सरफेस बोल सकते हैं। तो जो नीचे वाला है इस यहाँ पे आपकी ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू योर अपर सरफेस। ओके, सो आपका एक सिस्टम होता है, ये आपका होता है बेटा गार्ड सेल्स। इसे हम कहते हैं, ये आपका बेटा होता है जो ये ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ गार्ड सेल्स। ओके, एंड यहाँ पे आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा अलोंग विद द न्यूक्लियस। एंड ये क्या है बेटा, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। यहाँ पे लेबल नहीं है, यहाँ पे लेबल है। क्या कहते हैं बेटा इसे, एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। अगर आपको ड्रॉ करना होगा तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, डंबल का शेप, आपको पता है ना डंबल, जो जिम में डंबल करते हैं ना वही वाला डंबल शेप का ऐसा कुछ होता है। एंड इसकी सराउंडिंग में आपका होता है बेटा गार्ड सेल्स। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका कलर कलर क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर होता है। ओके, एंड अगर आप इस पोर को देखेंगे, दिस इज द पोर, स्टोमेटल पोर भी बोल सकते हैं। ओके, आप ये क्या है बेटा, आप देख सकते हैं इट इज अ ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटा। ओके, एंड ये जो ओपनिंग है इसे क्या आप बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे गार्ड सेल्स। ओके, उसके बाद आप इसे क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका एपिडर्मल सेल। क्या बोलेंगे बेटा, एपिडर्मल सेल्स बोलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एंड आपके गार्ड सेल्स में बेटा क्लोरोफिल के अलावा यहाँ पे आपके न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज आई वुड लाइक टू हाईलाइट, दैट इज योर क्लोज स्टोमेटा एंड ओपन स्टोमेटा। अब ये क्लोज और ओपन स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा, क्लोज स्टोमेटा एंड ओपन स्टोमेटा, राइट। सो बेटा अगर आप ध्यान देंगे तो दिस इज द ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज द क्लोज स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा में क्या होता है, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के टाइम पे क्या होता है बेटा, सपोज करो कि ये आपका स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिन के टाइम पे इट विल गेट ओपन। क्यों ओपन होना है, क्योंकि हमें कैरी फॉरवर्ड कराना है आपकी फोटोसिंथेसिस को, ताकि यहाँ से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैसियस एक्सचेंज हो सके। गैसियस एक्सचेंज होगा तभी तो हमारा फोटोसिंथेसिस होगा, राइट। तो अगर ये पोर बंद हो जाएगा तो क्या आपका गैसियस एक्सचेंज होगा, जाहिर सी बात है नहीं होगा। सो ये आपका पोर ओपन हो जाता है, यहाँ से आपके कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जाते हैं, लीफ के अंदर जाते हैं एंड आपकी सोलर एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इतना समझ में आया। बट व्हेन इट टर्न्स नाइट, नाइट के टाइम पे आपका जो स्टोमेटा है ये क्या हो जाता है, ओपन से क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज हो जाता है, पहली बात लाइट, नाइट के टाइम पे लाइट नहीं रहेगी, सोलर एनर्जी नहीं रहेगा, तो केमिकल रिएक्शंस तो होंगे ही नहीं। सो एक तो ये रीजन हो गया, दूसरा ये रीजन भी होता है कि बेटा रात के टाइम पे जो वाटर आपका स्टोर रिटेन करके प्लांट रखती है, हमें ट्रांसपरेशन नहीं कर रहा है। ट्रांसपरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। अगर ये पोर ओपन रहेगा तो फ्यू कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपके लूज होंगे, जो कि हमें नहीं करना है, राइट। हमें वाटर को लूज नहीं करना है, आपकी प्लांट बॉडी को वाटर मॉलिक्यूल्स को रिटेन करके रखना होता है, राइट। सो रात के टाइम पे जो आपका स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है एंड डे टाइम में आपका स्टोमेटा ओपन हो जाता है। एंड ट्रांसपरेशन, ट्रांसपरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर,
हमें क्या करना है बेटा, लॉस ऑफ वाटर से अपने प्लांट को बचाना होता है। इसलिए रात के टाइम पे जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, जब सनलाइट है ही नहीं, तो हमें जरूरत ही नहीं है किसी गैस की, राइट। और हम बेमतलब का क्यों अपना पानी जो हमारे पास रिटेन करके ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स से लूज क्यों करना है। सो ये रीजन होता है आपके क्लोज स्टोमेटा एंड योर ओपन स्टोमेटा। सो अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन क्लोज द मैकेनिज्म ऑफ योर क्लोज एंड ओपन स्टोमेटा, देन यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट इट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया along with the diagram. See, it's a biology is completely a diagrammatic based subject. बिना डायग्राम, बिना समझ के, बिना प्रैक्टिकल के ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एग्जाम के अंदर जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं and you are feeling like that this particular question required the diagram, so definitely you have to draw the diagram. Every question of biology carries different marks for your diagram and different marks for your attempting the question. ओके, सो हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 3 मार्क्स का पोज दिया कि डिफाइन द मैकेनिज्म ऑफ ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, तो आपने सिर्फ डिफाइन कर दिया कि अच्छा इसमें तो गार्ड सेल्स होता है, रात के टाइम पे बंद हो जाता है, दिन के टाइम पे खुल जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है, डन हो गया 3 मार्क्स। नो, 2 marks is for the explanation, 1 mark I'll give you for the diagram. So always remember, and ऐसा नहीं है डायग्राम बना दिया और लेबल नहीं किया, नहीं, आपने डायग्राम अगर अच्छा नहीं बना पा रहे हो, नॉट नेसेसरी कि पूरे आर्टिस्टिक बन जाओ उसमें, जैसा भी डायग्राम आपको आता है रफली यू ड्रॉ इट, बट यू नीड टू लेबल इट प्रॉपरली। अगर लेबल प्रॉपर है और आपने डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे बना दिया, दैट इज ऑल ओके, so you will score good marks. That is the technique to be utilized in the exam. ऑफ द सेम, आपने देखा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे हेल्प करता है प्लांट को फॉर गेटिंग देयर न्यूट्रिशन। ओके, सो सिमिलर वे आप न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो हम सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने वाले, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा इज़ वन ऑफ द वेरी फ्रेंडली एंड वेरी नोन आई थिंक ऑर्गेनिजम्स। ओके, आप सबने कभी ना कभी अमीबा का नाम ज़रूर सुना होगा। तो अमीबा एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ अ प्रोटोजोवन, इट इज़ अ यूनिसेलुलर प्रोटोजोवन एनिमल। ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखने वाले हैं कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या अमीबा है, ये अपना खाना कैसे लेते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ओके बेटा, सो आप क्या करते हैं बेटा, जो आपके अमीबा होते हैं इनकी पूरी बॉडी एक सेल की बनी होती है, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो ये क्या करते हैं, जैसे आपके पास माउथ है, प्लांट के पास लीफ है, वैसे ये जो अमीबा होते हैं ये क्या करते हैं कि अपनी पूरी बॉडी में इनकी है ना, तो ये एक हेयर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। सपोज कीजिए इफ दिस पाम इज अमीबा, ओके, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी तो एक सिंगल सेल की बनी हुई है, तो ये क्या करेंगे अपनी बॉडी से ही थोड़ा सा एक्सटेंशन निकालेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालेंगे, जो इनको फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेगा। ओके, क्या करते हैं बेटा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालते हैं जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। यहाँ पे स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट। ओके, मतलब दिखाने वाले पैर, जो कि एक्चुअल में उनके पैर नहीं होते, बट दैट इज अ फॉर्मेशन फॉर कैप्चरिंग देयर फूड। ओके, सो ये क्या करते हैं, स्यूडोफोडिया के थ्रू अपने फूड को कैप्चर करते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, और जो भी इनडाइजेशन होता है, जो डाइजेशन के बाद जो भी कंपोनेंट रह जाते हैं, वेस्ट रह जाता है, उसको सिमिलर मेथड से बॉडी से क्या बोलते हैं बेटा, वैक्यूल के थ्रू बॉडी से इंजेस्ट कर देते हैं। ओके, ये अगर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, सी, सो हियर this if you can see this diagram here, this is an amoeba, ये स्टार शेप में है। अमीबा का मतलब ही होता है एनिमल विच कैन चेंज इट्स शेप। ओके, तो ये अपना शेप साइज जैसे बदल सकता है, ये अभी स्टार में है, बाद में कुछ और शेप का हो सकता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अमीबा। अब बेटा अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस है, राइट, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अगर आप देखेंगे ये क्या है बेटा, फूड पार्टिकल है। सपोज करिए ये एक छोटा सा फिश या कोई एक छोटा सा प्लैंकटन है, क्या करेगा, अमीबा को अब खाने की ज़रूरत है, तो अमीबा क्या करेगा, अपनी बॉडी में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बनाया बेटा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, एंड प्रोजेक्शन के बाद क्या करता है, यहाँ से ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का है इसको क्या करेगा बेटा, बंद कर देगा, ताकि ये जो फूड है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बॉडी के अंदर वैक्यूल के फॉर्म में आ जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, ये जो आपका फूड पार्टिकल है इट विल बी गेट डाइजेस्टेड एंड असिमिलेटेड। ओके, जो भी डाइजेशन होला, जो भी न्यूट्रिएंट उसमें रहेगा आपके फूड पार्टिकल में, दैट विल बी गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द अमीबा, एंड
जब डाइजेशन और असिमिलेशन हो जाएगा तो बेटा क्या होगा, वॉट एवर द वेस्ट विल बी रिमेन्ड आफ्टर द डाइजेशन एंड असिमिलेशन विल बी थ्रोन आउट ऑफ द अमीबाज बॉडी। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल में आपका फूड था, डाइजेशन हो गया। अब उसके बाद डाइजेशन के बाद जो भी आपका वेस्ट रहेगा वो सिमिलर वे में क्या होगा बेटा, थ्रोन आउट हो जाएगा आपके अमीबा की बॉडी से। सो अमीबा का जो न्यूट्रिशन मोड होता है, इट इज़ वन ऑफ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, जो ये खाना इनका बनाने का तरीका होता है, जैसे ये हेटरोट्रॉफिक एनिमल है, क्यों, बिकॉज अमीबा इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड रिसोर्सेज। सो अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू, बेटा स्यूडो, एक बार मैं आपको स्पेलिंग समझा देती हूँ, स्यूडोपोडिया, यहाँ पे स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ओके, एंड पोडिया का मतलब होता है बेटा पैर और फीट, ओके। सी मतलब स्यूडोपोडिया, जब इनको खाना लेना था तो इन्होंने एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया जो इनको फूड कैप्चर करने में हेल्प कर रहा है। सो ये फॉल्स है, दिखाने के पैर है, वैसे अमीबा का कोई पैर हाथ नहीं होता, ओके। अमीबा की पूरी बॉडी एक छोटी सी सेल की बनी होती है, कहाँ से हाथ पैर होगा। सो क्या होता है, वो सिर्फ दिखाने के पैर होते हैं, इसके लिए हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। जैसे ही फूड वो कैप्चर कर लेता है, आपके स्यूडोपोडिया क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं बेटा, सी, अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, सो यहाँ पे क्या है, ये आप डायग्राम में देखिए स्यूडोपोडिया गायब हो गया है, इस वाले डायग्राम में भी स्यूडोपोडिया गायब हो गया, इस वाले भी डायग्राम में स्यूडोपोडिया आपका गायब हो गया है, ओके। नाउ बट जब हम बात करते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो बहुत सिंपल हो गए, उनकी बॉडी में कैप्चर कर लिया, हो गया, डाइजेशन कर लिया, जो भी वेस्ट बचा बॉडी के बाहर फेंक दिया। प्लांट की बात करें, प्लांट में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज के स्टार्च के फॉर्म में वो बॉडी में यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। बट जब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, दैट मीन्स द डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम इंट्रोडक्शन का। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि न्यूट्रिशन में आपके ऑटोट्रॉफिक एंड आपके हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक में आपके 3 टाइप के बताए थे मैंने, सेप्रोफाइटिक बताया था, पैरासिटिक बताया था एंड होलोजोइक बताया था। तो अभी हम होलोजोइक की बात करें, हम ह्यूमन बींग्स कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, हेटरोट्रॉफिक के सब टाइप, दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। ये हमेशा आप याद रखना। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब आप और हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन द digestive system. It consists of the alimentary canal and glands which produce enzyme that breaks down food into the smaller molecules. See, अभी तक आप लोगों ने बहुत सिंपल पढ़ रहे थे, अब हम एनिमल्स पे आ गए। बेटा एनिमल्स, वी ह्यूमन बींग्स आर हैविंग वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में पहले माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, then we are having esophagus, then we are having stomach, then we are having small intestine, then large intestine। इनके साथ साथ हमारे कुछ जो हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में, जैसे आपके पेनक्रियाज हो गए, आपके गॉल ब्लैडर हो गया, ये भी आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं। उसके बाद कहीं जाके आखिरी में आपके रेक्टम एनस आते हैं जो पूरा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे होते हैं। सो यहाँ पे आपके ईच एंड every organ takes participation in the digestion of your nutrition in human beings, okay। So we are going to say in quite detail, okay। यहाँ पे बहुत सारे आपके एंजाइम के बारे में जानने को मिलेगा। सो अब हम बात करते हैं which are the main parts of your body are the part of the alimentary canal or the digestive system। बेटा digestive system and the alimentary canal they carry the similar meaning in our body, okay। confused नहीं होना है। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा आपके माउथ पे, ओके। वी आर हैविंग माउथ, माउथ के बाद जो आपका होता है यहाँ पे फेरिंग्स होता है,
फेरिंग्स के बाद वी आर हैविंग ईसोफेगस, देन ईसोफेगस के बाद हमारे पास है स्टमक। स्टमक की जो हमारे असिस्टेंट जो ऑर्गन्स काम करते हैं वो होते हैं आपके लिवर। लिवर में स्पेशली जो आपका गॉल ब्लैडर होता है। देन आपके पास स्टमक के पीछे एक प्रेजेंट होता है जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज के बाद वी आर हैविंग स्मॉल इंटेस्टाइन, देन वी आर हैविंग लार्ज इंटेस्टाइन, देन वी आर हैविंग रेक्टम एंड फाइनली वी आर हैविंग एनस। तो ये कंपोनेंट होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब हम एक फ्लो चार्ट के सो आई विल टीच यू इन वेरी इजी वे कि आपको ईजिली समझ में आए और आप इसको इजी वे में याद भी रख पाए। तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप माउथ या बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। आप कोई भी चीज़ इमेजिन कीजिए, आपने मॉर्निंग में उठे, आप स्कूल के लिए रेडी हुए, अब आपको ब्रेकफास्ट खाना है। सो आप क्या करेंगे, आपने एक बाइट लिया सैंडविच का, आपने वो खा लिया। अब यहाँ पे जो आपका टीथ है, इट इज़ हेल्पिंग इन च्युइंगिंग और मेकिंग द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ योर फूड पार्टिकल। ओके, आप जब खाते हैं तो ऐसा तो नहीं स्वॉलो कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता। राइस हम फिर भी कह सकते हैं कि आप स्वॉलो कर लेते हैं, बट अगर चपाती खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं सो आप उसको च्विंग करते हैं। और हम च्विंग क्यों करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आपका टीथ क्या करता है, आफ्टर you eat anything, then what happens with the help of the teeth which breaks the food into the smaller pieces with, जिसको हम मैकेनिकल डाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एंड आपकी जो माउथ होता है, आप देखते हो ना जैसे आप कुछ खाते हो तो पूरा माउथ आपका वेट हो जाए, पूरा माउथ आपको मॉइस्चर आ जाता है, वाटर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी आर हैविंग अ सलाइवरी ग्लैंड। व्हाट इट डज बेटा, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स सलाइवा जो कंटेन करता है अमाइलेज। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपके माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जो सिक्रीट करता है एक अमाइलेज नाम का एंजाइम। एंजाइम का हमेशा काम होता है टू ब्रेक डाउन और टू कैरी ऑन द रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या काम करेगा बेटा, यहाँ पे जैसे ही माउथ में आपने कुछ खाया, सबसे पहले आपके सलाइवरी ग्लैंड ने क्या सिक्रेट किया बेटा, सिक्रेट किया इसने अमाइलेज, जो कन्वर्ट करता है आपकी स्टार्च को माल्टोज में। आपके माउथ में जितना भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम आते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आपका ईसोफेगस, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब हम समझते हैं कि जब खाना आपके माउथ में आने के बाद, तेज से च्युइंग करने के बाद सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज किया, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम अमाइलेज बोलते हैं। अमाइलेज का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। इतना तक समझ में आया। अब हमारा क्या करेगा, उस जो भी हमें ये कलेक्शन जो हमारा फूड का लम्स बना हुआ है उसे हमें भेजना है फेरिंग्स के पास। यहाँ पे एक पाइप होती है, यहाँ फेरिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे एक लंबी सी पाइप होती है जो आपके स्टमक एंड आपके फेरिंग्स को कनेक्ट कर रहा होता है, या आपके माउथ एंड आपके स्टमक को कनेक्ट कर रहा होता है। इस पाइप में क्या होता है बेटा, इट इज़ वेरी थिन पाइप। ओके, बट इसकी एक सबसे खासियत ये होती है कि अगर फूड पार्टिकल ज़्यादा है तो आपका जो ईसोफेगस है वो एक्सपांड हो जाएगा। फिर जब नीचे आना होगा तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, वापस से पतला हो जाएगा। इट विल गेट इनटू द फॉर्म इट्स ओरिजिनल फॉर्म। नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर नीचे, ऐसे आपका पतला। और ऐसे पहले कैसा रहेगा, पहले आपका ये फूड पार्टिकल आया तो ये आपका एक्सपांड हो गया, फिर नीचे चला गया तो ये थिन हो गया। अब ये साइकिल आपका कंटिन्यूएशन में रहता है। तो आपका फूड माउथ से जब ईसोफेगस के थ्रू आपका खाना आपके स्टमक में जाता है, इसे हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टालिक मूवमेंट। इसे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी, जब आपके माउथ में अमाइलेज ने, सलाइवा ने अमाइलेज था, अमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, जो भी फूड लम्स आया है उसे हमें फेरिंग से थ्रू पास करके ईसोफेगस में लाके उसे स्टमक में जाना। तो क्या होता है, एक मूवमेंट होता है बैक फोर्थ, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ। तो आपका खाना जो होता है बेटा ऐसे जाता है, यहाँ पे खाना आया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, फिर ये जो मूवमेंट होती है इसे हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टालिक मूवमेंट विच पुशेस द फूड इनटू द स्टमक। ओके, ये आप हमेशा याद रखना। अब हम आते हैं आपके स्टमक में। सो व्हाट हैपेंस इन द स्टमक एंड विच आर द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट देयर इन आवर स्टमक विच आर वेटिंग फॉर द फूड टू कम in so that they can start their work over. ओके, सो आपके स्टमक में सबसे पहली चीज होती है HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन पेप्सिन, देन वी आर हैविंग रेनिन। ओके,
3 एंजाइम को आपको याद रखना होता है जब आप स्टमक की बात कर रहे होते हो। सो बेटा अब खाना आपके स्टमक में आ गया। सो व्हाट विल हैपन इन द स्टमक? इन स्टमक आपका जो HCl होता है बेटा, ये आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके के जर्म से, कोई भी ऐसा माइक्रोब्स जो आपका खाने के थ्रू आ रहा है आपकी बॉडी में, ताकि आपकी बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी के पार्ट में ना जाके स्टमक में ही वो किल हो जाए। ओके, सो आपकी बॉडी में क्या होता है? HCl होता है। उसके बाद आता है पेप्सिन। बेटा पेप्सिन क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन द प्रोटीन, मतलब आपके प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता है। मतलब प्रोटीन का जो यूनिट्स होता है वो अमाइनो एसिड होता है, तो अमाइनो एसिड को नहीं तोड़ता है बल्कि वो प्रोटीन के ही छोटे छोटे कॉम्पोनेंट फ्रेगमेंट बना देता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम रेनिन पे। रेनिन एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं दिया है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। रेनिन क्या होता है बेटा? रेनिन एक टाइप का एंजाइम्स होता है या गैस्ट्रिक जूस आप बोल सकते हैं, जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये किसी एडल्ट में नहीं प्रेजेंट होता, आप में और मुझ में नहीं प्रेजेंट होगा। क्यों? ये इन्फेंट में प्रेजेंट होता है, जो जस्ट पास्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद जो बेबी होते हैं ना, उनमें प्रेजेंट होता है। एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क। ओके, बेसिकली ये किस में प्रेजेंट होता है? आपके इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है। और क्या काम करता है बेटा? मिल्क डाइजेशन में काम करता है। अब आपके HCl के बाद, उसके बाद पेप्सिन के बाद जो आपको फूड लम्प्स मिलते हैं, इसे हम बोलते हैं चाइम, CHYME, इसको हम बोलते हैं चाइम। अब जो हमारे पास चाइम है, या बेटा आप वो अब सेमी लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि उस पर इतने सारे एक्टिविटीज ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, अब इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेटा चाइम। चाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या होता है बेटा, ये चाइम है आपके पास। अब इस चीज़ को अब यहाँ से हम कंटिन्यूएशन करते हैं। अब आपका चाइम जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब हम कहाँ जाएंगे बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। ये आपके ड्यूडेनम, जेजुनम एंड ईलम, ये आपके पार्ट होते हैं किसके? इस इंटेस्टाइन के। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बेटा। अब आ जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके बाइल जूसेस आते हैं। बाइल जूसेस कहाँ से आते हैं बेटा? याद रखना, बाइल जूसेस आपके आते हैं गॉल ब्लैडर से। एंड गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ योर लिवर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या आया? बाइल आया, बाइल जूसेस आया। कहाँ से आया? आपकी गॉल ब्लैडर से आया। और ये क्या करता है बेटा? It emulsifies the fat or it breaks large fat globules into the smaller ones. ओके, बाइल जूसेस क्या करता है बेटा? इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब जो आपके फैट मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने तो स्टार्च मॉलिक्यूल्स को अभी तक क्या कर रहे थे? उनको ब्रेक डाउन कर रहे थे। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को आपने ब्रेक डाउन किया, फैट मॉलिक्यूल्स को कहाँ करोगे? वो स्टमक में नहीं हुआ है बेटा, याद रखना, वो स्टमक में नहीं हुआ, वो आपके होगा बाइल यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ एक चीज का रह गया था ब्रेक डाउन होना, वो रह गया था फैट्स का। तो आपके बाइल जूसेस क्या करते हैं बेटा? जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट होते हैं उनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। समझ में आया आपको? इसके बाद हम आते हैं और आपके पेनक्रियाज में ही जूसेस और रिलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? ओके, अब ट्रिप्सिन क्या करता है? ये तो आपका कहाँ से है? यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, मैं आपको क्लियर करके देती हूँ। ये जो बाइल जूसेस है, ये बेटा आपके गॉल ब्लैडर से आ रहा है। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है और इंटेस्टाइनल जूस है, ये पैनक्रियाटिक जूस आपके आ तो इंटेस्टाइन में रहा है, लेकिन रिलीज कौन कर रहा है? आपका पैनक्रियास कर रहा है। ये याद रखना है आपको। ओके, सो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? अब साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को ये पैनक्रियाटिक जूसेस में, इंटेस्टाइनल जूसेस में। अब हम आते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या होता है बेटा? जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया आपका चाइम के पास अब क्या आया है? बाइल जूसेस आए। बाइल जूसेस ने क्या किया? जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स थे उनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया। आई होप आपको वहाँ तक समझ में आया। अब आता है आपका पेनक्रियाज का रोल। अभी भी इंटेस्टाइन का रोल नहीं आया, अभी भी इंटेस्टाइन में आपका अब आएगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज 3 टाइप के आपके एंजाइम्स देता है। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है अमाइलेज, तीसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल छोटे छोटे हो गए थे उनके
अब अमाइनो एसिड को क्या करेगा बेटा, आपकी अलग अलग अमाइनो एसिड से बन के मिला होता है आपका प्रोटीन, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। अमाइलेज को क्या करेगा बेटा, अमाइलेज क्या करता है, जो भी स्टार्च प्रेजेंट है उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम लाइपेज पे आते हैं। लाइपेज क्या करता है बेटा, जो फैट्स है, जो यहाँ पे फैट्स रह गया था उन्हें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कर देगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन मिल के बना होता है अमाइनो एसिड से, वैसे ही आपका जो फैट होता है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बना होता है। तो हमें यहाँ पे उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म को भी क्या करना है बेटा, ब्रेक डाउन करना है, मतलब उसको कंप्लीटली हमें केमिकुलर फॉर्म में क्या करना है, बॉडी में डाइजेस्ट करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद अब आता है आपका इंटेस्टाइनल जूसेस का रोल, जो रिलीज होता है आपके इंटेस्टाइन से ही। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आपके MPL, यहाँ पे क्या था TAL, मतलब ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। TAL एंड MPL, MPL में क्या है बेटा, MPL आपका है माल्टेज, पेप्टिडेज एंड लाइपेज। माल्टेज क्या करता है बेटा, माल्टोज एक टाइप का शुगर मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे जो स्टार्च टूटे हैं ना, जो माल्टोज यहाँ पे टूटा है, वही माल्टोज को हमें और ब्रेक डाउन करना है। ओके, ये क्या करेगा बेटा, माल्टेज एक एंजाइम होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज आप सबने सुना होगा, जो शुगर आप इन जनरल में आप शुगर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वही है ग्लूकोज। पेप्टिडेज क्या करता है बेटा, पेप्टाइड्स प्लस अमाइनो एसिड, जो अब आपके अमाइनो एसिड के, जो आपने प्रोटीन से जो अमाइनो एसिड तोड़ा था ना बेटा, अब अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं हमें उनको ब्रेक डाउन करना है। वो कौन करता है बेटा, वो करता है आपका पेप्टिडेज। उसके बाद हम आते हैं आपके लाइपेज पे। सेम यहाँ पे जैसे आपके लाइपेज को फैट्स में कन्वर्ट करने, फैट्स को किस में कन्वर्ट कर रहा था, वो किस में ब्रेक डाउन कर रहा था, डाइजेस्ट कर रहा था फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैट आपका सेम फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर कोई ऐसे लाइपेज, बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब पैनक्रियाटिक जूस आया तो सारे जितने भी फैट्स आपके अवेलेबल थे वो सारे ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में हो गए, कुछ तो रिमेनिंग रह जाएगा। तो आपके लाइपेज जो इंटेस्टाइनल जूस से भी रिलीज होता है, जो आपके पैनक्रियाटिक जूस से भी रिलीज होता है, दे बोथ वर्क टुगेदर। ओके, सो दैट आपका जितना भी फैट अवेलेबल है उन सबको हम ब्रेक डाउन कर सकें। उसके बाद फाइनली अब जो आपको ये सब ब्रेक डाउन हुआ मिल रहा है, अब ये जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में, सॉरी। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, अगर आपको मैं डायग्राम से समझाऊं। ओके, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ फिशेस। यहाँ पे क्या होता है, ये जितना भी ब्रेक डाउन हुआ है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहाँ पे ही आपके क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हुए, वहाँ पे डाइजेशन हुआ, वहाँ पे ही आपका वहाँ पे ही एब्जॉर्प्शन हो गया। ओके, जो भी ब्रेक डाउन हुआ बेटा, आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे समझिए कि जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा आप उसमें ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल लीजिए, प्रोटीन किससे बन के मिला होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तीन आपके कंपोनेंट से बन के मिला होता है। जब तक ये तीन कंपोनेंट अलग अलग नहीं हो जाएंगे तब तक ये क्या होंगे, तब तक ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तब तक डाइजेशन चलता ही रहेगा। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे सबसे छोटा यूनिट है आपका अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के फॉर्म में आ गया, फिर आपके फैटी एसिड ग्लिसरॉल के फॉर्म में आ गया, ग्लूकोज के फॉर्म में आ गया, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए, ये वहाँ पे ही खत्म हो गए। अब जो भी एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी आपका फूड पार्टिकल्स रह जाएगा उसे पुश करके उसे हमें भेजना पड़ेगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, वहाँ पे आपका वाटर एंड मिनरल्स का सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे आपका न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो सब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक का काम सिर्फ इतना होता है कि वो पास कर देता है कि भैया देखो जितना भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे मैंने उसको मार दिया है, मेरा काम था, कोई खतरा नहीं है, इसको आगे जाने दो। जो प्रोटीन था, जो आपका
प्रोटीन था, मैंने उसको भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना दिए हैं, तो अब साफ है, अब इसको भेज देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो मेन काम होता है आपके एब्जॉर्प्शन का वो आपका सब स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होता है बेटा, सारी चीज़ें अपने स्मॉलेस्ट मॉलिकुलर फॉर्म में आने के बाद वहाँ पे डाइजेशन हो जाती है। डाइजेशन के बाद हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, आपका वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है। अब वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन के बाद जो रिमेनिंग फूड रह जाता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, ये वेस्ट आपका होता है फिसेस, जो आप क्या करेंगे अपने रेक्टम के थ्रू, रेक्टम में आता है, रेक्टम के बाद आपके एनस में आता है, और एनस के थ्रू आप क्या करते हैं, इंजेक्शन कर देते हैं, या आप अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन और डाइजेशन और द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, आपके स्टमक में क्या हो रहा है। सो टू मेक इट वेरी सिंपल, बट आपके सिलेबस में इतना दिया भी नहीं गया है। आपके सिलेबस में सिर्फ ज्यादा फोकस आपके जो गैस्ट्रिक के जूसेस है, दैट मीन्स जो एंजाइम्स आपके स्टमक में रिलीज हो रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस किया गया है, रादर देन द पैनक्रियाटिक जूसेस एंड द इंटेस्टाइनल जूसेस। बट एज आई एम टीचिंग अंडर दिस फाउंडेशन, तो ये थोड़ा मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। ओके, अब इसी चीज को अगर मैं सिंपल वे में आपको पढ़ाना चाहूँ तो मैं बताऊंगी कि आपको क्या होता है बेटा, कि सबसे पहले जो भी आप फूड खाते हैं, वो जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, ओके, तो वो कहाँ जाता है, आपके माउथ में जाता है। फिर क्या करते हैं बेटा, वो माउथ में वो आप मैकेनिकल च्विंगिंग करते हैं, उससे क्या हो जाता है बेटा, जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसके बाद बेटा दिस इज द फेरिंग्स। ओके, आपका जो भी खाना होता होगा फेरिंग्स में आता है। उसके बाद दिस दिस लॉन्ग ट्यूब यू कैन सी हियर, इसे हम बोलते हैं बेटा इसोफेगस। ओके, इसे क्या बोलते हैं, इसोफेगस, या हम बोलते हैं इसको फूड पाइप। ओके, इसे हम बेटा फूड पाइप भी बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, फेरिंग्स में आने के बाद आपका जो भी खाना रहेगा इट विल डायरेक्टली गो टू योर स्टमक। ओके, स्टमक में क्या होता है बेटा, आपको एससीएल होता है, पेप्सिन होता है एंड रेनिन होता है। ठीक है, अब तो आपको पता है इनके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद ये आपकी जो भी जर्म्स रहेंगे उनको किल कर देता है। उसके बाद जो भी आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद अब एक स्लाइमी क्या होता है बेटा, एक स्लाइमी लिक्विड, सेमी लिक्विड आपको एक नाइट्रोजनस वेस्ट मिलना है। द वेस्ट आपको जो एक फॉर्म मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते थे बेटा चाइम। ओके, अब ये चाइम क्या होगा बेटा, दिस विल मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब ये आपका क्या है बेटा, ये पूरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये। उसके बाद बेटा जो आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर, ये आपका पूरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन पे नहीं जा रहे हैं, पहले विल डिस्कस अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, आपके गॉल ब्लैडर से आपके बाइल जूसेस आते हैं, पेनक्रियास से, हियर यू कैन सी, पेनक्रियास से बेटा आपके पैनक्रियाटिक जूसेस आते हैं। वो जितने भी आपके फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं, इनको सबको क्या कर देता है, या कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा, आपको याद रखना है, प्रोटीन, लिपिड्स या फैट आप बोल सकते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट। ये तीन चीजों का याद रखना, इनका ब्रेकडाउन होके, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में ब्रेकडाउन होके वहां पे ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग रह जाता है वो कहाँ पे बेटा आता है, वो आपके आता है, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया बेटा, जो भी आपका बचा हुआ था एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पे हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो वेस्ट बचा हुआ है उसे हम भेजेंगे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, यहाँ तक समझ में आया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी आपकी रिमेनिंग रह जाती है, इसमें आपका आता है बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स। ओके, ये दो चीजें आपकी बच जाती हैं जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं। Okay, so in the large intestine the absorption of water and minerals takes place. Okay, absorption होने के बाद जो वेस्ट रिमेनिंग रह जाता है, जिसे मैंने बताया था नाइट्रोजनस वेस्ट भी कहते हैं, वो क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो वो आपके यहाँ रेक्टम में आएगा। रेक्टम में आने के बाद फाइनली एनएस के थ्रू आपके बॉडी से क्या हो जाएगा बेटा, स्क्रीट आउट हो जाएगा, या इसे हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। ओके, सो समझ में आ गया, माउथ,
pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. जब स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है तो बेटा आपका गॉल ब्लैडर आपको याद रखना है एंड आपको याद रखना है पेनक्रियास. दैट्स इट. ओके, सो यू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट ऑफ इट. बेटा आप एक फ्लो चार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लो चार्ट बना लेंगे तो दैट विल बी मच इजियर फॉर यू. ओके, अब हम चलते हैं बेटा. आई होप आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक, देन मूव टू दिस फ्लो चार्ट. इस फ्लो चार्ट को आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे. दिस इज क्वाइट इजी. मैंने बहुत आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन. ओके, सो आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए. एक दो बार आप क्या कीजिए, एक बार डायग्राम रखिए, एक बार ये फ्लो चार्ट को, दोनों को साथ में पढ़िए. बहुत इजी हो जाएगा और बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएगा. ओके, एंड ट्राई कीजिए कि आप इनका शॉर्ट फॉर्म नेमोनिक्स बना लीजिए. TAL. ओके, टेल, और आपका है AMPL. ओके, टेल MPL. आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म या नेमोनिक्स जैसे भी आपको इजी वे लगता है आप वैसे याद रखिए. मेरे लिए इजी होता है टेल्प करना एंड MPL. सो मैं इस वे से याद रखती हूँ एंजाइम्स को. अगर आपको एंजाइम्स नहीं भी याद होते हैं तो बेटा आप पैनक्रियाटिक जूस लिख सकते हो, या आप इंटेस्टाइनल जूस लिख सकते हो, या गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूसेस है आप बाइल जूसेस लिख सकते हो. नॉट नेसेसरी कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप लिखना ही है. ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा. सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपका है नेक्स्ट, नॉट द पॉइंट, द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस. ओके, सो पहले आपने न्यूट्रिशन देखा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन. सो व्हाट डज मीन बाय द रेस्पिरेशन? आप सबने कभी ना कभी रेस्पिरेशन सुना होगा. रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एक्टिविटी इन आवर बॉडी, right? If I am standing in front of you, because I am a living organism, I am able to respire, I am able to inhale the oxygen and exhale carbon dioxide, right? ये क्या होता है, आपका respiration होता है. But actually में if I'll ask what is the difference between breathing and the respiration, आपको लगेगा मैम दोनों तो सेम है, हमने तो respiration and breathing सेम पढ़ा है. But exactly it is not so. Breathing का मतलब होता है कि आप सिर्फ जो ऑक्सीजन, ब्रीदिंग मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज द ओनली द ब्रीदिंग. मतलब आप सांस ले रहे हो वो हो गया ब्रीदिंग. बट व्हेन द टर्म्स कम्स इन द सिनेरियो, दैट इज द रेस्पिरेशन. दैट मीन्स दैट द ऑक्सीजन you are inhaling, your body is using that oxygen to form the various biological molecules or to generate the energy in your body. Okay, so यहाँ पे थोड़ा सा आप अलग पढ़ने वाले हैं. अगर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है. अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, प्रीवियस क्लासेस में आपके पढ़ते थे कि हाँ हमने सांस अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर लिया तो ब्रीदिंग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा तो ब्रीदिंग हो गया. बस आपने इतना पढ़ा था, और लंग्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स इट. बट वंस the oxygen is has introduced in your body, then after that what happens in your body? ऑक्सीजन सब चला गया, बस इतना ही काम था? नहीं. मॉलिक्यूलर लेवल पे आपकी बॉडी में या बायोलॉजिकल लेवल पे आपके वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो अंदर जा रहे हैं उनका क्या रोल होता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, वो हम देखने वाले हैं. ओके, आई होप आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आ गया हो. सो हियर respiration is the process by which food is burned in the cell of the body with the help of oxygen to release energy. Okay, मैंने क्या बोला बेटा आपकी बॉडी में से, मैंने आपको बताया respiration is the biological process where our body is, where the food is burnt. Food is burned to form the energy with the help of oxygen. Okay, एक बार मैं आपको समझाती हूँ बेटा. Okay, सो मेरा ये लाइन जो है वो क्या कहता है बेटा, कि आपका जो फूड होता है ये क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है. किसकी प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. एंड आपको क्या देता है, एनर्जी देता है. इजंट इट राइट? मैंने यही आपको बोला कि जो फूड होता है बर्न होता है. बर्न का मतलब होता है यहाँ पे ब्रेक डाउन. ओके, बर्न का मतलब नहीं है कि आपने फ्लेम लाइटर लगा दिया तो बर्न हो गया, नहीं, वो वाला बर्न नहीं. यहाँ पे बायोलॉजी में बर्न का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन. सो हियर whatever the food or the nutrition your body has consumed will be break down into the smaller particles
and that will happen only in the presence of oxygen, and that will give you the ATP or the energy. बेटा आप याद रखिए कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी, see, I'm able to stand in front of you, I'm able to deliver the lecture in front of you, I'm able to look at you, that means I have the enough energy. And because that energy is not in the form of energy, it is in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. Okay, I hope you got this point. Okay, so यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपका ADP प्लस फॉस्फेट क्या करता है, आपको इन द प्रेजेंस, आपको एनर्जी रेस्पिरेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ योर ATP. ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्किप दिस कंप्लीटली. अब बस इतना ध्यान रखिए, आई विल मेक each and every point of this respiration very easy for you. Okay, so I will move to the, okay, so here is the adenosine, the, okay, just hold for, so the full form of ATP, not ADP, it's ATP, that is adenosine triphosphate. Okay, अब हम चलते बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे. अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मोड. वन इज एरोबिक एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक. ओके, आपके जो रेस्पिरेशन के टाइप होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं बेटा. ओके, पहला होता है एरोबिक एंड दूसरा होता है एनारोबिक. अब हम समझने वाले हैं कि क्या होता है बेसिकली इन दोनों में. सो इफ यू लुक एट एरोबिक, बेटा एरोबिक का मतलब होता है एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. So aerobic respiration is the process which occurs only in the presence of oxygen. आपने रेस्पिरेशन का मतलब तो हमेशा यही सुना होगा कि रेस्पिरेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन होगा. बट कुछ ऐसे भी रेस्पिरेशन एक्टिविटीज होते हैं जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती. इवन इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन आवर बॉडी कैन रेस्पायर. ओके, ये थोड़ा सा आपके लिए नया टर्म हो सकता है इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. फॉर द स्टूडेंट्स हु आर रिवाइजिंग इट, उनके लिए भी ये बहुत इजी हो जाएगा कि अगर कोई टर्म्स उन्होंने ना पढ़ा हो या इतने डिटेल में नहीं पढ़ा हो, सो दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, for your various for if you're appearing for any of the competitive exams like Olympiad, or if you're planning to opt for the biology in your 11th or 12th. Okay, so here aerobic is the respiration process which occurs only in the presence of oxygen, right? And ये क्या करता है बेटा, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ये आपको ज्यादा एनर्जी देता है, एंड जो इसका बाय प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस योर एटीपी और एनर्जी. ओके, आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में जो मोस्टली होता है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, क्या होता है बेटा, वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन मैंने आपको एक फ्लो चार्ट, इसके बाद वाला जो मेरा स्लाइड है ना उसमें मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना रखा है ताकि आपको बहुत इजी वे में मैं समझा पाऊँ. बट फिर भी आई विल ट्राई कि मैं आपको दोनों ही समझाऊं. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ और अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वेयर द रेस्पिरेशन अकर्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन. एना का मतलब होता है नॉट, सो या एब्सेंस. So in the absence of the oxygen, if the respiration is taking place, then that type of respiration will be called aerobic respiration. Okay, बेटा आपके aerobic में आपको ज्यादा एनर्जी मिल रही थी, but coming to the your anaerobic you will be getting less energy. Okay, and इसका end product क्या होता है, it depends on the organism. Okay, जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा वो कंप्लीटली क्या होगा बेटा, डिपेंडेंट होगा. ओके, डिपेंडेंट ऑन कि इन विच एनिमल दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस. ओके, सो सब आपको याद रखना है एरोबिक एंड एनारोबिक. और एक तीसरा आता है इन मसल सेल्स. आपके समझ गए बेटा, एक तो एरोबिक के बारे में बताया, आपको याद रखना है कि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ज्यादा एनर्जी देता है. या आप एक एरो लगा दो, इंक्रीजिंग का एरो लगा के ई लिख दो, दैट मीन्स मोर एनर्जी. उसके बाद बेटा हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के. एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा,
बिना आपके ऑक्सीजन का ये रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करेगा एंड इसमें क्या होगा, लेस एनर्जी होगा। ओके, प्लस आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन का दो एग्जांपल है बेटा, इसके दो टाइप्स के होते हैं, आप दो एग्जांपल बोल सकते हैं। पहला है आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में पाए जाते हैं एंड दूसरा होता है बेटा ईस्ट में पाए जाते हैं। आपने ईस्ट जरूर सुना होगा बेटा, ईस्ट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ट्रस्ट मी मैं उनको इतना ज्यादा, आई ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि वो कंफ्यूज ना हो बिटवीन ईस्ट एंड बिटवीन द बैक्टीरियाज। most of the students only aware of that yeast is a bacteria. No beta, yeast is not a bacteria. yeast is a beta yeast is a unicellular fungi और फंगस। ओके, आपने फंगाई सुना होगा, अब मशरूम आप सब जानते हैं, मशरूम इज द मल्टीसेलुलर फंगाई। वैसे ही आपका ईस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर फंगाई। आप कभी भी इसे बैक्टीरिया भूल के भी मत बोलना, बहुत सारे स्टूडेंट ये इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, इट्स नॉट एन बैक्टीरिया, इट्स अ ईस्ट और इट्स अ फंगाई। ओके, ओनली द डिफरेंस बिटवीन अ मशरूम एंड ईस्ट इज that yeast is made up of only one cell, whereas mushroom is made up of multiple cell. Okay, so here आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कोई टाइप नहीं है, एनारोबिक के अंदर आपको याद रखना है कि ये मसल्स में पाए जाते हैं और पाए जाते हैं आपके ईस्ट में। जब हम घर में इडली वगैरह बनाते हैं ना, मम्मी डोसा बनाते हैं, बेकरी में ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे हम ईस्ट की यूज बहुत ज्यादा करते हैं। सो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ये मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। एक होता है बेटा जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो वो आपके लंग्स में जाता है। ओके, लंग्स में क्या होता है, आपके जो इम्प्योर ब्लड होता है या जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, या वैसे ब्लड जिनके सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडेड है, वो क्या करता है बेटा, आपके लंग्स में आता है और लंग्स में क्या करता है, वहां पे आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और उसके साथ जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है वो अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये वापस से आपकी पूरी बॉडी में जाता है और सर्कुलेट होता है। अब वो ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट उसको यूटिलाइज करते हैं एंड यूटिलाइज करके क्या करते हैं बेटा, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। Okay, one more time I will repeat what happens when we inhale our oxygen. The process says कि once we inhale the oxygen, it goes into our lungs and there the carbon dioxide bounded hemoglobin or the blood cells are already present where the carbon dioxide gets detached from your blood cells, and the one oxygen we inhale through our body will be getting attached to the blood cells and again it will go back to your body. मतलब जो आपका इम्प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके, बेटा मैं आपको और इजी में समझाती हूँ। सपोज कीजिए दिस इज योर लंग, ओके, ठीक है, दिस इज योर लंग। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपका ये ब्लड सेल्स है बेटा, ओके, ये ब्लड सेल्स है एंड ये ब्लड सेल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, इनके सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है, आपकी बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, ये उनके बाय प्रोडक्ट होते हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा, जब आपके रेड ब्लड सेल्स या आपके ब्लड सेल्स के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाउंडेड ब्लड सेल्स, या हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, या हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाउंडेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, या हम इम्प्योर ब्लड बोल सकते हैं। ओके, आप एनी ऑफ द टर्म यू कैन चूज, जो भी आपको इजी लगे। तो मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलूंगी बिकॉज दैट इज मोर सुटेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बायोलॉजी। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा बेटा, आपने जो इनहेल किया है ऑक्सीजन वो क्या करेगा, वो आपके सरफेस से बाउंड हो जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या हो जाएगा बेटा, आपकी बॉडी से
excrete आउट हो जाएगा, इन exhaled हो जाएगा, एंड दिस प्योरिफाइड ब्लड, सपोज कीजिए इस पे ऑक्सीजन बाइंड हो गया, इस पे ऑक्सीजन बाइंड हो गया, ये क्या करेगा बेटा, दिस विल गो टू द बॉडी एंड this oxygen will be utilized from by the different parts of your body, and body इस ऑक्सीजन को यूज करता है आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, समझ में आया कि ऑक्सीजन का रोल क्या होता है। ऑक्सीजन को सिर्फ इनहेल करने से कुछ नहीं होता है, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, so we'll